हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हमने अपने चैनल के फॉर्मेट में बदलाव किया है। और हम अपने चैनल को हमने रीनेम करके रेल मास्टर के नाम से हमने चैनल को चेंज किया है। और जो चैनल की आईडी, सपोर्ट आईडी, जीमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक जो है वो भी हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। और जो कि आप देख पा रहे हैं, हमारा नया चैनल, वही चैनल रीनेम होकर रेल मास्टर के नाम से अब आपके सामने है। और इसमें हम अपनी स्टडी को जो कंटिन्यू रखेंगे, और भी रेलवे रिलेटेड या जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है आपको चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी। और हमारी रेलवे आरआरबी सीरीज़ में, या जो लोग रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के कमिंग एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम चैनल के माध्यम से सबसे जुड़े रहेंगे। और आपकी तैयारी में जितने भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी वो आपको हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है कि चैनल के माध्यम से आपको फुल जो है कोचिंग और सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ हम प्रोवाइड कराएं, और ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी आसानी हो और अपने कोर्स को आप टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। तो जो नए डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम चैनल के और ईमेल आईडी के, वो आपको डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की है उसमें मिल जाएंगे। और हम पिछली सीरीज़ में ही अपनी आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, यानी कि प्राचीन जो इतिहास है हमारा, उसकी टाइमलाइन, जो कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट ईयर्स है या इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसको आपको याद रखने में अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे एएलपी या आरपीएफ सीरीज़ या रेलवे जीएस। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक, जिसका नाम है एंशियंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, यानी कि प्राचीन इतिहास का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जो इवेंट्स हैं हमारे वो आते हैं। हमारी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जैसा कि आपने सबने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो ये पीडीएफ में हम क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स ही आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले का जो टाइमलाइन है उसमें 2500 से लेके 1750 बीसी का, ठीक है, जो हमारा पीरियड है वो कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, यानी हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट चलेंगे तो हड़प्पन कल्चर 2500 से 1750 बीसी तक। और इसके जो मेन सेंटर्स हैं, जो मुख्य केंद्र रहे हैं, वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल। यानी इसमें जो कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये इसके मेन जहाँ अवशेष पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो जगह यहाँ पे हाईलाइटेड है। इसके बाद जो क्रोनोलॉजी है एंशियंट इंडिया की, उसमें 1750 से लेके 1500 का जो पीरियड होता है, 1500 बीसी तक का, उसमें आर्य का जो पीरियड है, आर्य जो इंडिया में आए, ठीक है, वो पीरियड कहलाता है एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। ठीक है, भारत में आर्यों का प्रवेश। अब जो उसके आगे का पीरियड है 1500 से 900 बीसी तक का, वो है वैदिक काल कहलाता है, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको रटनी नहीं है, बट हल्की जो टाइमलाइन है इसकी वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। कि सपोज 2500 से 1750 हो गया हड़प्पन कल्चर, 1750 से 1500 का जो पीरियड है वो हो गया आर्यन कल्चर। ठीक है, उसके बाद वैदिक पीरियड। उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है, जो हमारा 642 से 410 का, या उसके बाद का जो पीरियड है नीचे वाला, वो सारे डायनेस्टिकल पीरियड्स हैं, यानी कि इसमें अलग अलग वंशों ने शासन किया। और एज़ पर टाइमलाइन उनकी सीरीज़ भी यहाँ पे दे रखी है।
और इसी बीच जो अलग अलग वंशों ने जो एंशियंट इंडिया में शासन किया, उसमें जो दो मेन पर्सनैलिटीज़ उभर के आती हैं वो है गौतम बुद्धा और महावीर। ठीक है, दोनों समकालीन थे और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ दोनों में हैं। ठीक है, तो वो हमें इसमें देखना है। तो आप देखो, जो सबसे पहला जो हमारा वंश इसमें आएगा वो है कौन सा? शिशुनाग डायनेस्टी ऑफ मगध। मगध में सबने सम्राट अशोक के बारे में भी पढ़ा होगा, मगध उनके नाम से ज़्यादा फेमस है। तो मगध के जो डायनेस्टिकल पीरियड्स हैं, जो अलग अलग वंशों ने इसमें क्रोनोलॉजिकल शासन किया है। सबसे पहले शिशुनाग डायनेस्टी आती है जो कि 642 से 410 है। अच्छा, ये जो 410 है या जो टाइमलाइन है, मान लो 642 इसी ईस्वी पूर्व यानी कि जो टाइमलाइन है जैसे 410 है या 483 है, तो इसमें नंबर्स जो है वो कुछ जगह आपको अलग भी मिल सकते हैं। सपोज़ कहीं 410 की जगह 412 भी मिल सकता है। तो एग्जैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि समवेयर अराउंड 400 मतलब 600 से 400 के बीच में जो बीसी है ईस्वी पूर्व, वो शिशुनाग डायनेस्टी थी मगध में। ठीक है, अच्छा, तो आगे इसी सीरीज़ में शिशुनाग वंश के बाद गौतम बुद्ध आए जो कि 563 से 483 ईस्वी पूर्व तक माने जाते हैं, उनका पीरियड जो है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, ये पूछा भी जाता है कई बार, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में भी आया है। तो उनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म जो उनका हुआ वो हुआ लुम्बिनी में। ठीक है, और उनका जो एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ बोध गया में। ठीक, अच्छा, तो ये जो पीरियड है ये ध्यान रख लेना, 563 से समवेयर अराउंड 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद 544 से 494 का जो पीरियड है वो बिम्बिसार का शासन रहा। 546 से 467, अब क्योंकि मैंने बताया था गौतम बुद्ध 563 से 483 रहे, और यहीं 546 से 546 से 467 इसी पीरियड में इन्हीं के समकालीन हुए वर्धमान महावीर। ठीक है, जिनको भगवान महावीर के नाम से भी जाना जाता है, जो जैन धर्म के मेन फाउंडर थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। अब इसको आप कंफ्यूज मत होना, गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी में, और महावीर का जो है वो कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में आप थोड़े से अलग भी स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ, मतलब इनके मेन कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, या कहाँ इनका निर्वाण हुआ यानी डेथ हुई। ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स इन्होंने मेन लिखी। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसी सीरीज़ में आगे जो क्रोनोलॉजी है 518 से 17 के बीच में एक डेरियस नाम का पर्शिया का शासक था। ठीक है, उसने क्या करा, उसने स्काईलैक्स नाम के व्यक्ति को भेजा क्या करने कि सिंधु तक का जो है रास्ता खोजने, पर्शिया से लेके और सिंध तक का जो क्षेत्र था वो उसका रूट खोजने के लिए एक सैनिक नौसेना अभियान पे भेजा, नेवल एक्सपीडिशन यानी थ्रू वाटर मार्ग, पानी के रास्ते एक नौसैनिक अभियान पे भेजा रूट खोजने के लिए। ठीक है, तो ये जो पीरियड है वो डेरियस का पीरियड है। हालांकि 518 से 17 का पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये इसकी क्रोनोलॉजी में आता है, तो ये थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक, इसके आगे का जो पीरियड है 494 का जो आगे का पीरियड है, जिसमें बिम्बिसार, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि बिम्बिसार का शासन था सबसे पहले, और उसके बाद जो शासन हुआ वो किसका हुआ, अजातशत्रु का यहाँ पे। ठीक है, बिम्बिसार के बाद जो अगला आया वो शासक आया अजातशत्रु। ठीक है, उसी का बिम्बिसार का बेटा। ठीक है, उसने बिम्बिसार को मार के मगध की राजगद्दी हासिल करी थी। तो मगध में दूसरी जो शासक आया बिम्बिसार के बाद वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो आया 362 के अराउंड वो आया नंद वंश, नंद डायनेस्टी। ठीक है, इसी दौरान लगभग जो है आपने पढ़ा होगा भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। तो इसी दौरान 327 ईस्वी पूर्व के दौरान उसका भारत में आक्रमण हुआ। ठीक है, और
उसकी जो मृत्यु है, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन नामक जगह पे उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, जून समवेयर अराउंड जून 323 में। ठीक है, तो उसके बाद जो पीरियड है, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो हमने क्रोनोलॉजी ये शुरू करी थी, ठीक है, एक सेकंड जरा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमारी क्रोनोलॉजी स्टार्ट हुई थी 2500 BC से, और इसी सीरीज़ में बढ़ते 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 अब हम यहाँ पे 327 BC तक आ गए, 323 BC तक। उसके बाद का जो आगे का पीरियड है वो आता है मौर्य डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट पीरियड है, और मौर्य डायनेस्टी का एक आपको लगभग स्टार्ट और एंड याद होना चाहिए। जैसे कि ये लगभग 320 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसका जो शासक आया वो आया चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार। ये वाली जो नंबर्स हैं आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि 320 के अराउंड से मौर्य वंश शुरू हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार, ठीक है, जो चंद्रगुप्त का बेटा था, और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, और ये सब ने पढ़ी होगी कलिंग वार, कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसको अशोक ने लड़ा था। ठीक है, कलिंग कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में है ये कलिंग। ठीक है, और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार के शुंग वंश की स्थापना करी। तो अभी चल रहा था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद अब क्या आ गया 185 ईस्वी के लगभग शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग वंश। इधर इसी दौरान ग्रीकों का भारत में आक्रमण हुआ। ठीक है, जो बैक्ट्रिया नाम की जगह थी उसके शासक थे। ठीक, और अभी इसी शुंग वंश में जो लास्ट किंग था देवभूति था। ठीक है, जिसकी हत्या कण्व द्वारा करी गई और नया वंश स्थापित हुआ, कण्व वंश। ठीक है, तो कण्वायन डायनेस्टी, कण्व वंश की स्थापना हुई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आया मौर्य वंश। ठीक, उसके बाद पहले था नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर अभी आया शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व वंश। ठीक है, कण्वा डायनेस्टी। तो हमें सीरीज़ याद होनी चाहिए, और हम उसी के बेस पे अपने एंशिएंट हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं उसको सीरीज़ वाइज याद कर पाएंगे। उसके बाद 58 BC के, अब देखो 2500 से कहाँ पे आ गए हम, लगभग 58 BC तक आ गए हैं। और अभी कण्व वंश के बाद जो है इसी दौरान 58 BC में हमारा स्टार्ट हुआ विक्रम संवत। जो सभी ने देखा होगा, हमारा जो पंचांग आता है, कैलेंडर जो आता है, कैलेंडर, उसमें संवत जो शुरू होते हैं, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुए? वो विक्रमादित्य नामक शासक था उज्जैन में। ठीक है, उसने ये कैलेंडर स्टार्ट कराया, जिसको विक्रम संवत कहते हैं। ठीक, उसके बाद शाक वंश भी आया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और शाक वंश के बाद जो सातवाहन, या जिसको आंध्र वंश भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन वंश, वो आया 50 BC से। अब ये BC से लेके और AD, अभी तक ये ईसा पूर्वी बातें चल रही थी, अब ये ईसा के बाद की हैं। ठीक है, तो 200, अब हम AD में प्रवेश कर चुके हैं क्रोनोलॉजिकली। उसके बाद क्या आया? शाक वंश, जो उन्होंने दक्षिण के क्षेत्र में राज्य किया, डेक्कन में। और उसका जो मेन शासक, ये भी इम्पोर्टेंट है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, इसी ने शाक वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखो इस दौरान, अच्छा, तो शाक वंश जो का शासन था उसको किसने ख़त्म करा? उसको ख़त्म करा था गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। ठीक है, ये राजा था अराउंड 126 AD। इसके बाद इधर कनिष्क वंश भी आया, और कनिष्क का शासक कुषाण आया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो मेन रूलर थे, जैसे कुषाण हो गया, गौतमीपुत्र शतकर्णी हो गया, उसके आपको डायनेस्टी पूछ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी का था। जैसे कुषाण कौन सी डायनेस्टी का था? तो कनिष्क डायनेस्टी का। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो एंशिएंट इंडिया के हमारे मेन डायनेस्टी आती है, जो मेन वंश आता है, वो है गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी।
ठीक है। तो ये लगभग 320 से लेके और ये 540 के अराउंड रहे। चंद्रगुप्त वंश सबसे पहला शासक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त टू। इन्हीं के शासनकाल में चाइनीज़ यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, वो इंडिया में आया था और उसने गुप्ता वंश के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त टू के बाद जो इसी सीरीज़ में अगला शासक है वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जिसने सबसे पहले हूणों से युद्ध लड़ा था, हूणवार 455 एडी में, ठीक है। उसके बाद 2-3 शासक और रहे थे और गुप्त वंश का जो है उसमें एंड हो गया लगभग 540 एडी के। अब ये बीसी नहीं है, यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है ये एडी में है सारे, ठीक है, ईसा के बाद के जो इवेंट्स हैं। अब गुप्ता वंश के शासन में ही एक महान जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं, ठीक है, खगोल शास्त्री जो हमारे हैं आर्यभट्ट, उनका जन्म हुआ। और वो पूछ सकते हैं आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, तो गुप्त वंश के, ठीक है। उसके बाद कौन आया, कन्नौज में हर्ष का शासन रहा, कन्नौज जगह में, ठीक है। कन्नौज जो जगह है वो यूपी में पड़ती है, जो अब का जो मॉडर्न यूपी है उसमें है। तो वहाँ का शासक कौन रहा, हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये वर्धन वंश था, लगभग 606 से 47 के बीच में रहा। और उसी के बीच में जो दूसरा चाइनीज़ यात्री आया वो आया वेनसांग, इसको ह्वानसांग लिखा हुआ है यहाँ, टी साइलेंट है, तो वेनसांग वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब पूछे फाहियान कब आया, तो गुप्त वंश के समय में। वेनसांग कब आया, तो हर्ष के समय में। और हर्ष के जो हत्या थी वो पुलकेशिन सेकंड ने करी थी। तो हर्ष के बाद मतलब हर्ष किसके द्वारा हराया गया, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। अब ये तो बात चल रही थी सब नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी की, उत्तर भारत के जो शासक रहे उनके वंश रहे। अब थोड़ा सा साउथ इंडिया में क्या रहा उस दौरान। तो साउथ इंडिया में यहाँ पे 600 से लेके 625 एडी तक ये वर्मन डायनेस्टी का शासन रहा, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश का स्थापक था, ठीक है। तो यहाँ पे पल्लव वंश का शासन था। और अभी मैंने बताया था कि हर्ष जो शासक था कन्नौज का, उसको किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन के बाद पुलकेशिन को हरा के जो अगला डायनेस्टी आई वो आई पल्लव डायनेस्टी। पल्लवों ने पुलकेशिन को हराया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इधर ईस्टर्न पार्ट में जो थे वो थे चालुक्य, ठीक है। वेंगी नामक जगह पे चालुक्य डायनेस्टी का शासन था। और पल्लव वंश में जो दूसरा इम्पोर्टेंट शासक है नरसिम्हा वर्मन पल्लव, उसका शासन 625 से 45 तक रहा। हालांकि ये बीच के जो पल्लव शासक है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अभी जो था कि पुलकेशिन ने हर्ष को हराया, पुलकेशिन को पल्लवों ने हराया। तो जो पल्लव शासक जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया वो है नरसिंह वर्मन पल्लव, ठीक है। थोड़ा सा साउंड नॉलेज होनी चाहिए कि साउथ में किस डायनेस्टी का शासन चल रहा था, ईस्ट में किसका चल रहा था। जैसे ईस्ट में चालुक्य का चल रहा था, नॉर्थ में गुप्त वगैरह रहे, साउथ में इधर पल्लव आ गए, ठीक है ना। पल्लव के बाद जो डायनेस्टी साउथ में आई वो आई चालुक्य। और चालुक्य के बाद जो डायनेस्टी आई वही राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो साउथ के अपने क्या हो गए, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। और लगभग समवेयर अराउंड 740-757 बीसी, मतलब ये जो आपका 600 से लेके 800 बीसी 600 से लेके 700 एडी तक का जो पीरियड है वो साउथ इंडिया में पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का जो मतलब कोई इम्पोर्टेंट शासक था वो था कृष्णवन, ठीक है, जिसने कि एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के जो मंदिर हैं किसने बनवाए, राष्ट्रकूटों ने। और कौन सा राजा था, कृष्णवन, ठीक। और उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट शासक अमोघवर्ष राष्ट्रकूट भी रहा, ठीक है। तो बस इसमें ये पूछा जाता है जो शासक इम्पोर्टेंट होते हैं कि भाई ये शासक किस वंश से था, या इस शासक ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया, या इस मंदिर का किस डायनेस्टी या किस वंश के द्वारा निर्माण कराया गया। जैसे एलोरा जो है किसने निर्माण कराया, राष्ट्रकूटों ने।
और उनका शासक कृष्णवर्मन। ठीक है। इधर राष्ट्रकूटों के बाद चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। चोलों के जो मेन राजा, पहला जो राजा था परांतक ने चोल वंश की स्थापना करी राष्ट्रकूट वंश के बाद। और उसके बाद चालुक्यों का, क्योंकि चालुक्य पहले भी आए थे, उसके यहाँ पे राष्ट्रकूटों से पहले भी चालुक्यों का शासन था। चालुक्यों का दोबारा शासन आया, सेकंड चालुक्य डायनेस्टी, वो टैला नाम के शासक ने उसकी स्थापना करी। ठीक है। खैर, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है इस दौरान, क्योंकि गोमतेश्वर में जाइंट जैन स्टैचू, जो गोमतेश्वर में मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ श्रवण बेलगोला में। ठीक है। जो जैन धर्म के मतलब जो प्रवर्तक थे, उनकी याद में उनकी काफ़ी बड़ी स्टैचू का निर्माण हुआ। ठीक है। श्रवण बेलगोला ये क्या जगह है, ये कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, साउथ में पड़ती है ये। और इसी जगह जो कौन थे, वर्धमान महावीर थे, उनकी डेथ हुई थी श्रवण बेलगोला में। तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी बड़े जैन मूर्ति का जो है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जो भगवान गोमतेश्वर कहे जाते हैं, तो उनकी मूर्ति का निर्माण हुआ। ठीक है। ठीक। इसके आगे, अच्छा, इसका आप वो याद रख सकते हैं कि कब हुआ, 983 DC AD में। ठीक है। अच्छा, श्रवण बेलगोला, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी मैंने बोला था यहाँ पे महावीर जो थे, वर्धमान महावीर की डेथ नहीं हुई थी, वो उनकी डेथ हुई थी पावापुरी में। ठीक है। पावापुरी आपका पड़ता है बिहार में, पावापुरी। ठीक है। अच्छा, तो खैर, अब कोई पूछे कि अगर आपसे मान लो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है, तो वह है श्रवण बेलगोला में। वो किस धर्म से रिलेटेड है, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इधर जो साउथ इंडिया के डायनेस्टीज़ की बात चल रही थी, तो उसमें चालुक्य डायनेस्टी के बाद जो है, जो मेन डायनेस्टी आती है, वो आती है हमारे चोलाज यानी चोल वंश की जो स्थापना हुई, जिसमें जो इनका मेन शासक था सबसे पहला, वो था राजराज चोल। ठीक है। हालांकि राजेंद्र चोल इस वंश में सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट शासक है, लेकिन जो स्थापना करी वो करी राजराज चोल ने। ठीक है। और अब देखो ये आ गया, राजेंद्र चोल जो थे, इसके बाद आते हैं राजराज चोल के बाद लगभग 1023 AD में। अब चोलों को जो हराया, चोल वंश को चालुक्यों ने हराया। ठीक है। कोप्पम के युद्ध में। ठीक है। कोप्पम साउथ में जगह है, वहाँ के युद्ध में चालुक्य ने चोलाज को हराया। अच्छा, अब ये क्या है कि आपको बहुत सारी जो क्रोनोलॉजी, जैसे मैं पहले भी बताया, इसके एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं रखने हैं आपको। मेन राजा, उनका वंश, और लगभग की जो ADs का टाइम है, बस वो याद रखना है। ठीक। और क्योंकि ये एक कंप्लीट क्रोनोलॉजी है, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है, जो टाइमलाइन है। अच्छा, अब इसमें जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, उसमें जो हमारा ये सब हमने इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ कवर करी। ठीक है। एक दो छोटे छोटे वंश और थे, जैसे कि होयसाल वंश का जो शासक था मेन, अब जैसे ये कौन था, यहाँ देखिए, ये 1110 से और 41 ईस्वी AD के बाद ये था आपका विष्णुवर्धन होयसाल। ठीक है। या जिसको बिट्टिका, ये इसके दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इसने लगभग 1000 AD के दौरान होयसाल वंश की स्थापना करी। उसके बाद सेकंड टाइम चोलाज का शासन आया। ठीक है। जो आधुनिक चोलाज जिनको बोला जाता है, और उन्हीं के समय में मैक्रोपोलो नाम का यात्री
कायल नाम की जगह पे आया। ठीक है, मैक्रोपोलो पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में आया, तो चोलाज के शासनकाल में। ठीक है, मैक्रोपोलो ने इंडिया विजिट कब करी, चोल के शासनकाल में। ठीक है, तो कहने का ये हमारा मतलब है कि यहाँ पे हम आपको एंशियंट हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है उसको थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना है, और इसमें जो मेन डायनेस्टीज़ कवर हुई है किस सीरीज़ में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ इवेंट्स हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ हमको जो अलग अलग हमारी डायनेस्टीज़ हैं उनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो समय की सीक्वेंस है, किस किस टाइम में किस किस शासक ने या किस वंश ने कहाँ कहाँ राज करा। तो इससे हमारे को अपने एंशियंट हिस्ट्री की एक साउंड नॉलेज होगी। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा रेल मास्टर इन्फो के नाम से है, और जो सपोर्ट आईडी है जिसमें आप अपने क्वेरीज़ वगैरह हमें सेंड कर सकते हैं, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और आप अपना कमिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखिए। और जैसा कि एएलपी का एग्ज़ाम तो बिल्कुल हमारे लगभग जो है ऐसा मान लीजिए कि हमारे सर पे आ चुका है, और उसके एडमिट कार्ड जल्द ही रिलीज़ होने वाले हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और फुल लेंथ पेपर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसा पहली वीडियोज़ में मैंने बताया। और हम अब जो अगला लाइव सेशन हमने रखेंगे, एक तो हमने अभी टेलीग्राम चैनल पे रखा था, अगला लाइव सेशन हम जब रखेंगे उसमें हम अपने लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप वीडियो का फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और आपके रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ अलग अलग सेक्शन के हम और वीडियोज़ अपलोड करते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक्स और शेयर कर दीजिए, और अगले टॉपिक में मिलते हैं। ठीक, चलिए।